जय हिंद। मेरे सभी विद्यार्थियों को, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी में। प्यारे बच्चों, आज से मैं मुग़ल साम्राज्य को यहाँ पे इस वीडियो में देखूँगा। क्या था मुग़ल साम्राज्य, किसने स्थापना की और क्या क्या जो बातें थी। तो सबसे पहले जो मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर। तो समझ लेते हैं। 1526 में जो बाबर ने आक्रमण किया था और 1526 से 30 तक यानी 4 सालों तक ही भारत पर शासन किया। ठीक है, 30 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मुग़ल का मतलब क्या होता है? तो मुग़ल का जो मतलब है वो मंगोल व तुर्क से मिलकर बना हुआ एक शब्द है मुग़ल, और मुग़ल का जो अर्थ होता है वो होता है बहादुर। तो मुग़ल क्या है? तुर्क के चंगताई शाखा के थे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि मुग़ल मंगोल तुर्क अथवा मतलब इनसे मिलकर के बना है मुग़ल शब्द, और इसका अर्थ है बहादुर। बच्चों आगे समझते हैं कि इसका जो संस्थापक था मुग़ल वंश का वो कौन था? संस्थापक इसका बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। पूरा नाम बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिता क्या थे? पिता कौन थे इनके? उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि तैमूर के वंशज थे, और इनकी जो माता थी वो कुतलुग निगार खानम, जो मंगोल के वंशज थी। ठीक है, ये बात समझ में आई। और बाबर जो मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक थे, उनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। 1494 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 वर्ष की ही आयु में उन्हें गद्दी पर बैठाया गया। यानी जो इनके पिता थे वो फरगना के शासक थे, सरदार थे एक छोटे से क्षेत्र के। बाबर जैसे ही गद्दी में बैठा तो उस पर बहुत सारा मतलब एक तरह से बोझ आ गया उसके सर पे, क्योंकि बहुत कम एज पर ही गद्दी में बैठा था। परंतु 1494 में यानी गद्दी में बैठने के कुछ समय के बाद, 1-2 महीने या 3 महीने के बाद, 1494 में ही समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। 1497 में 3 साल के बाद समरकंद को जीत लिया, वो भी कितने दिन के लिए? मात्र 100 दिनों के लिए जीता। और 1501 में पुनः फिर से यानी 100 दिनों के बाद उन्हें वापस भागना पड़ा, और 1501 में पुनः जीता इसे। इस बार 8 माह के लिए। कितने दिनों के लिए बाबर ने जीता? 8 माह के लिए जीता 1501 में। ये तीसरा युद्ध था, तृतीय युद्ध था जीवन उनके जो प्रारंभिक जीवन था उस समय का। और 1504 में जब उन्होंने लगातार 3 बार उन युद्धों में पूर्ण रूप से विजय नहीं हुए, तो क्या किया? 1504 में काबुल और गजनी की तरफ रुख किया और काबुल और गजनी को आसानी से जीत लिया। उसके ये कारण थे कि वहाँ के राजाओं में एकता नहीं थी, और वो जो राजा थे आपस में ही टकराव था, अराजकता फैली हुई थी उस क्षेत्र में। इस वजह से काबुल और गजनी को बाबर ने बड़े आसानी से जीत लिया, और उसे लगा कि मेरी शक्ति बढ़ चुकी है। तो 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह अर्थात बादशाहों का भी बादशाह जो कहलाए, उसकी उपाधि 1507 में धारण की। जब उनसे ये लगा कि काबुल और गजनी को जीत लिया और उसकी शक्ति बढ़ गई है, यही कारण थे कि उसने पुनः एक बार समरकंद की तरफ फिर से रुख किया, और 1511 में पुनः एक बार समरकंद पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। परंतु फिर ज़्यादा दिन न टिक पाया और 1512 में उस खो बैठा। अब वह समरकंद की असफलता के बाद, मतलब अब जब समरकंद में पुनः असफलता मिली, तो उसे ये लगा कि मैं पूर्व की तरफ ही जाऊं, मध्य एशिया को छोड़ करके वह पूर्व की ओर अर्थात भारत की ओर बढ़ा, और भारत पर 5 आक्रमण कर भारत पर भी विजय प्राप्त की, यानी शासन किया। तो 5 बार आक्रमण कौन कौन से किए? बाबर का भारत पर आक्रमण सबसे पहला यानी प्रथम युद्ध जो था बाबर का 1519 में यूसुफजाई, 1519 में यूसुफजाई जाति पर, ये जो जाति थी इसके लिए किया था जात की। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा को जीत लिया था। सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा को जीत लिया था। और इसके बाद जो आक्रमण का बाबर का जो आक्रमण दूसरा आक्रमण था वो कहाँ का? 1519 में पेशावर को जीता था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और 1520 में बाजौर भेरा से ही, अर्थात मैं बता दूं, ये जो सीमा क्षेत्र था बाजौर और भेरा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र पर यानी सीमा पर ही स्थित था बाजौर और भेरा, यानी किनारे पर ही
के क्षेत्रों को जीत रखा था पहली बार। उसके बाद थोड़ा अंदर बढ़ा और पेशावर यानी पाकिस्तान में आकर के पेशावर को जीता, और थोड़ा आगे मतलब 1520 में बजौर और भेरा से ही पंजाब के सियालकोट को भी जीत लिया। इसके बाद 1524 में उसने लाहौर से लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिए। अब ये कारण क्या थे, यहाँ पे बड़े आसानी से जीत रहे थे क्योंकि भारत में सभी राजा जो थे वो अलग अलग थे और खुद ही आपस में एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते थे और एक दूसरे को हराने की फिराक में रहते थे कि किसका शासन, अपना शासन का प्रसार करना चाहते थे, अपने सम्राट का प्रसार करने के लिए वो लोग आपस में युद्ध लड़ते रहते थे। यही कारण था कि बाबर आसानी से इन युद्धों को जीतता रहा और लगातार 4 युद्ध जीतने के बाद बाबर ने एक और युद्ध किया, वो भारत के आंतरिक भाग में किया, यानी दिल्ली सल्तनत पर किया। 5वां युद्ध पानी का प्रथम युद्ध था जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में पहली बार तोप यानी तोपखाने अर्थात तोपों का प्रयोग हुआ और जो ये तोपें थी इसमें उज्बेक जनजाति थी, ठीक है। उज्बेक जनजाति ये कहाँ की थी, वो काबुल की थी, जिससे तुगलमा युद्ध की नीति का प्रयोग हुआ। यानी जो उज्बेक जनजाति ने किसे बाबर को ये तुगलमा नीति सिखाई थी, यानी उससे ग्रहण की थी और उसी नीति का प्रयोग करके आक्रमण किया था भारत में 5वां युद्ध। और तोप सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग हुआ। इन बातों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तोप का संचालन उस्ताद अली कुली 2 भाई थे, उन लोगों ने किया था और बंदूकधारियों का नेतृत्व उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया था। ये इनका जो निशाना था ये बहुत ही मजबूत था, बहुत बढ़िया था, इस वजह से इनको उसका नेतृत्व दिया गया था। बाबर ने 1526 में ही स्वयं को यानी युद्ध जो भारत में 5वां आक्रमण था, इस 5वें आक्रमण के बाद बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर मुगल वंश की स्थापना कर दी। और युद्ध के बाद बाबर की उदारता के लिए लोगों ने कलंदर की उपाधि दी। उदारता कैसी, भारत के लोगों के साथ उदारता नहीं की थी, काबुल और गजनी और वही फरगना क्षेत्र में जाकर के वहाँ के लोगों को मोहरें दान में दी थी। यही कारण था कि वहाँ के लोगों ने बाबर को कलंदर कहा। ये बात आप सभी को समझ में आ रही। वो प्रथम युद्ध जो किया था भारत पर अंदर की ओर, पहला युद्ध था जो 5वां मैंने बताया, वो युद्ध कौन सा था, पानीपत का प्रथम युद्ध, और दूसरा 1527 में खनावा का युद्ध, ठीक है, जो कि 27 मार्च को प्रारंभ हुआ था, 27 मार्च 1527 को। और बाबर ने राजपूत राजा राणा सांगा को पराजित किया। अब राणा सांगा कौन थे, तो जो इब्राहिम लोदी को यानी 5वां युद्ध किया था, तो अभी तक बाबर जितने भी युद्ध करता था भारत आता और आक्रमण करता और बहुत सारा धन लूट करके वापस काबुल की ओर चला जाता, फरगना चला जाता था। लेकिन ये कारण क्या थे, 4 बार वो यहाँ पे जीता, लेकिन जो ये 5वां युद्ध था इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और एक दौलत खां व राणा सांगा ने अब निमंत्रण दिया था या निमंत्रित किया था किसको, बाबर को, कि आकर के आक्रमण करे और इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करे। यही कारण थे कि 5वां आपका युद्ध था यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, तो इसमें इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया, क्योंकि सबकी सह थी और इसी वजह से यहाँ पराजित किया। और बताया जाता ये है कि 1 लाख की जो सेना थी वो इब्राहिम लोदी की थी और 12,000 की सेना मात्र 12,000 की केवल सीमा मात्र सेना जो थी वो केवल बाबर की थी। और बाबर ने मात्र 12,000 की सेना से ही और इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को आराम से पराजित कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि उसमें तोपे खाने का जो प्रयोग हुआ था इस कारण, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। इसके बाद जब स्वयं को यहीं पे स्थापित कर दिया, बाबर ने स्थापना कर दी मुगल साम्राज्य की, तो राणा सांगा जो ये सोच रहा था कि बाबर आएगा, लूटेगा और वापस चला जाएगा और फिर मैं पूरे भारत पर शासन करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। परंतु बाबर को ये डर लगा कि राणा सांगा एक मजबूत एक सफल राजा है, एक ताकतवर राजा है या ताकतवर साम्राज्य का राजा है। तो 1527 में खनावा का युद्ध किया किसने, बाबर ने राजपूती राजा राणा सांगा को भी पराजित किया।
और लेकिन बाबर ने युद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जिसको जिहाद कहा जाता है। जिहाद का नारा दिया, ये नारा दिया वहाँ के लोगों को यानी भारत के लोगों को ये समझाया कि इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध बना है। जो भी काफिर यानी जो भी अल्लाह को नहीं मानता है उसको मारना जिहाद कहलाता है, यानी उसे नष्ट कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से जिहाद का एक नारा दिया गया। ठीक है, युद्ध के बाद उसने गाजी की एक उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ होता है काफिरों को मारने वाला, और काफिर क्या होते हैं? काफिर उन्हें कहा जाता है जो भी खुदा को ना माने। 1528 में चंदेरी का एक और युद्ध लड़ा। चंदेरी मलावा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। इस युद्ध में बाबर ने राजपूत शासक मेदिनी राय को पराजित किया और उसकी 2 पुत्रियों को अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट किया। इस युद्ध को भी जिहाद का ही नाम दिया गया और धर्म युद्ध बना करके इस युद्ध को जीता। 1529 में एक और युद्ध किया बाबर ने, जो कि घाघरा का युद्ध था। बाबर ने अफगानी शासक महमूद लोदी को पराजित किया और इस तरह से ये बाबर का अंतिम युद्ध था 1529 का, जो भारत के अंदर किया था। इसके बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर बाबर को दफनाया गया। बाबर की जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, परंतु बाबर को फारसी भाषा का भी अच्छा खासा ज्ञान था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखी थी और जिसको बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अब्दुल रहीम खाने का ने इसको फारसी भाषा में कब किया? अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने ने इसे आत्मकथा यानी बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 4 बाग बनाने की भी परंपरा की जो शुरुआत की थी अकबर के समय से ही हुई थी और बाबर ने एक पद शैली की शुरुआत की थी, मुबैयान नामक पद शैली की शुरुआत की। और बाबर ने तुझके बाबरी अर्थात बाबरनामा लिखा, रिसाले कुसज खते बाबरी लिखा और शाहरुख नामक एक सिक्का चलाया जो चांदी का सिक्का था। और बात करते हैं जो बाबरी मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिरों को ढाने के बाद वहाँ पे बाबर का एक सैनिक था जिसका नाम था मीर बाकी, उसके द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही बच्चों।